जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग जो है क्लास 10 का जो है एक प्यारा सा चैप्टर है ना, जो कि सिविक्स का है चैप्टर 2, जिसका नाम है संघवाद। इसको हम लोग आज जो है इसी वीडियो में एंड कर देंगे। ठीक, तो जो भी बच्चे जो इस चैप्टर का तैयारी नहीं किए हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए इस वीडियो में, और इस चैप्टर को बिल्कुल मज़ेदार तरीके से आप लोग भी एंड करिए, और हम भी इस वीडियो में जो अपना 100% एफर्ट लगा के जो है बिल्कुल बढ़िया से आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिएगा जी, सबसे पहले आप लोग से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। चैप्टर का नाम ही क्या, संघवाद। क्या नाम है? तो संघवाद क्या है, एग्जाम में आता है। कितने मार्क्स में आता है जी? तो बोलिएगा सर 2 मार्क्स में। ठीक, तो संघवाद का आप लोग परिभाषा क्या लिखिएगा? तो लिखिएगा सर कि संघवाद जो है सरकार का वह रूप है जिसमें जो शक्ति का जो विभाजन होता है वो आंशिक रूप से जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकार के मध्य होता है। ठीक, मतलब आप लोग क्या समझे यहाँ पे, आप लोग ये समझे कि संघवाद जो है यहाँ पे क्या होता है, शक्ति का विभाजन होता है आंशिक रूप से किसके बीच में? तो बोलेगा सर जी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकार। यानी कि ऊपर में आपका आएगा केंद्र सरकार, ठीक, इसके बाद आपका क्या आएगा, राज्य सरकार। क्या आएगा? राज्य सरकार। इसके बाद क्या आएगा आपका जी? तो बोलिएगा क्षेत्रीय सरकार आएगा। क्या आएगा? क्षेत्रीय सरकार आएगा। ठीक, तो आप लोग यहाँ पे इस बात से आपको यहाँ पे माइंड में कुछ क्लिक किया होगा कि सर हम लोग पहला जो चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी, उसमें हमने ये जाना था कि जो है शक्ति का जो विभाजन होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो क्षैतिज वितरण, एक तो होता है क्षैतिज वितरण और एक होता है ऊर्ध्वाधर वितरण। एक क्या होता है? ऊर्ध्वाधर वितरण। यानी कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं? तो सर ये तो ऊर्ध्वाधर वितरण पढ़ रहे हैं हम लोग। कौन सा वितरण पढ़ रहे हैं? ऊर्ध्वाधर। देखिए ऊपर से नीचे बांटा गया है ना। ठीक, अब हम आपसे पूछे तो इस चैप्टर में आपको सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण ही आपको पढ़ना है। ठीक, और आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो सर हम पूछे कि किसके पास ज़्यादा पावर होता है ना। तो बोलेगा सर देखिए सबसे ऊपर में कौन है? केंद्र, तो केंद्र के पास ज़्यादा पावर होगा। इसके बाद इससे नीचे में आता है राज्य, तो राज्य के पास उसके कम पावर होगा। इसके बाद क्षेत्र है तो क्षेत्र के पास उससे कम पावर होगा। मतलब जो केंद्र सरकार है वो पूरा देश को चलाएगा तो ज़्यादा पावर हुआ ना। राज्य सरकार का नियंत्रण कहाँ पे होता है? पूरे राज्य में ही होता है सिर्फ, तो वो राज्य को चलाता है तो इसलिए इसके पास उससे कम पावर होता है। क्षेत्रीय सरकार क्या होता है? वो सिर्फ क्षेत्र के लिए उसको शक्ति मिलता है तो इसके बाद उससे कम पावर होता है। तो ये देखिए पावर जो ऊपर से नीचे जा रहा है ना, तो पावर घटते जाता है। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो है केंद्र सरकार किस में फैसला लेता है, राज्य सरकार किस में फैसला लेता है, क्षेत्रीय सरकार क्या क्या कर सकता है, उसका क्या अधिकार है, सबके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, तो आप लोग यहाँ पे समझोगे जी कि जो शासन व्यवस्था होता है ना, क्या शासन व्यवस्था, तो जो शासन व्यवस्था होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो पहला तो होता है संघात्मक। क्या होता है? संघात्मक। पहला जो नंबर होता है ना वो आपका होता है संघात्मक। ठीक, और दूसरा नंबर क्या होता है? बोलिएगा एकात्मक होता है। क्या होता है? एकात्मक होता है। तो हम लोग दोनों का प्रयास जानने का प्रयास करेंगे कि कौन संघात्मक शासन व्यवस्था है और कौन एकात्मक शासन व्यवस्था है। ये भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे जो भारत है वो कौन सा शासन व्यवस्था में आता है। ठीक, इसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, कोई भी देश है उसमें यही दोनों में से कोई एक व्यवस्था होगा, या तो संघात्मक होगा या तो एकात्मक होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ठीक ठीक, तो चलिए जी हम लोग अब यहाँ पे अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग संघात्मक शासन व्यवस्था पढ़िएगा, इनके संघात्मक सरकार पढ़िएगा। उसके बाद एकात्मक शासन व्यवस्था पढ़िएगा, इनकी एकात्मक सरकार आप लोग पढ़िएगा। ठीक, तो दोनों से एग्जाम में अंतर पूछा जाता है कि संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था का जो है अंतर बताइए। ठीक, तो आप लोग क्या लिखोगे? देखिए सबसे पहले आप लोग लिखोगे यहाँ पे कि संघात्मक जो शासन व्यवस्था होता है, यानी कि जो संघीय सरकार होता है ना आपका, इसमें संविधान होना जरूरी है। ठीक, जैसे कि हमारे भारत में संविधान है ना, तो यानी कि हमारा भारत कौन सा हो जाएगा? बोलिएगा संघात्मक शासन व्यवस्था वाला हो जाएगा। ठीक, यानी कि संघीय सरकार हमारे भारत में। ठीक, इसके बाद आप देखोगे तो जो एकात्मक सरकार होता है इसमें जो है संविधान होना जरूरी नहीं। संविधान क्या है जी? तो आप लोग देखोगे मेरा थंबनेल में जो आप हम संविधान के बुक का फोटो भेजे थे, मतलब उसमें डाला हुआ है। ठीक, तो वो एक किताब जिसमें मतलब कानून लिखा होता है वही संविधान होता है। तो यहाँ पे संविधान होता है संघात्मक में, लेकिन एकात्मक में संविधान नहीं होता है। तो ये पहला एक डिफरेंस हो गया। ठीक, दूसरा नंबर आप लोग लिखिएगा, इसमें क्या होता है? विषयों का विभाजन होता है, यानी कि जो केंद्र सरकार है वो क्या क्या काम करेगा, राज्य सरकार क्या क्या काम करेगा, क्षेत्रीय सरकार क्या क्या काम करेगा, सबका अपना अपना जो है काम बांटा गया है। ठीक, बट इसमें जो आप देखते हो कि इसमें क्या होता है? विषयों का विभाजन नहीं होता है। किसमें? एकात्मक में। ठीक, ये मतलब बात समझ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो केंद्र और राज्य के बीच में जो है शक्ति का विभाजन होता है। किसमें?
संघात्मक है, ठीक। और यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी आप लोग लिख लोगे, ठीक, कि केंद्र और राज्य में जो है शक्ति का विभाजन होता है, यहाँ पे भी होता है, ठीक। इसको आप लोग ठीक आप लोग लिख सकते हो अगर आप लोग एक पॉइंट चाहोगे तो। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे, मतलब अब देखें ना जी, अभी हम लोग पढ़े ना कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकार में शक्ति का बटा होता है, तो संघात्मक में होता है और एकात्मक में भी होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक। लेकिन होता क्या जनरली यहाँ पे होता है, देखिएगा इस बात को, कि जो केंद्र सरकार होता है वो राज्य सरकार को आदेश जारी नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार जो है, जैसे राज्य सरकार कोई अपने राज्य के लिए कोई काम कर रहा है, जैसे हेमंत सोरेन कोई काम करे, ठीक। तो अब यहाँ पे मोदी जी, जैसे हेमंत सोरेन, अभी आप लोगों को पता होगा कि 2500 वाला जो योजना ला रहा है ना, मैया समान योजना, तो क्या मोदी जी बोलेंगे कि इसको आप बंद कर दीजिए, है ना, मोदी जी बोलेंगे बंद कर दीजिए, तो क्या बंद होगा? यानी कि मोदी जी ऐसे बिल्कुल हमको ये बताइए कि मोदी जी बोल सकते हैं कि बंद करने के लिए? नहीं ना बोल सकते। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि यहाँ पे जो है क्या होता है, केंद्र सरकार जो यानी कि जो मोदी जी है वो राज्य सरकार यानी कि हेमंत सोरेन को आदेश जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भारत कौन-सा है? संघात्मक सरकार वाला देश है, ठीक? बट यहाँ पे क्या होता है कि केंद्र सरकार जो है वो राज्य या स्थानीय जो है प्रशासन को जो है क्या कर सकता है? आदेश जारी कर सकता है, ठीक? मतलब आप देखोगे तो ऐसा देश जहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि जहाँ का प्रेसिडेंट यानी कि जो राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति, वो क्या होता है, ज़्यादा ताकतवर होता है। क्या होता है? ज़्यादा ताकतवर होता है। ऐसा देश जहाँ पे जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, ज़्यादा ताकतवर होता है। तो आप देखते हो कि वही क्या करता है, पूरा देश को कंट्रोल करता है ना। वो चाहेगा तो राज्य में जो भी काम है वो वही करेगा, है ना, ठीक। मतलब आप समझ सकते हो कि एक तरह से यही जो है मेन है। जैसे राजा लोग नहीं होता है, राजा, वैसा वाला बात यहाँ पे हो जा रहा है। ये होता है एकात्मक सरकार वाला देश में, ठीक। यानी कि जो केंद्र सरकार होता है वो राज्य सरकार को आदेश जारी कर सकता है, किसमें? एकात्मक में, ठीक। बट हम लोग यहाँ पे देखेंगे आगे, अगर और कुछ पॉइंट हम लोग जानने का प्रयास करें, तो यहाँ का जो संविधान होता है वो कठोर होता है, किसमें? संघात्मक में। यानी कि हमारा जो संविधान है वो कैसा है? कठोर है। मतलब कैसा कठोर है? मतलब कि जो केंद्र सरकार जो होता है यानी कि जो मोदी जी होते हैं, वो अपने मर्जी से जो है हमारे संविधान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक। ये होता है हमारा संघात्मक सरकार वाला देश में। बट एकात्मक सरकार में आप देखोगे तो यहाँ का जो संविधान होता है वो कैसा? लचीला होता है। यानी कि जो है केंद्र सरकार क्या कर सकता है? अपने मर्जी से संविधान में परिवर्तन कर सकता है। यानी कि मोदी जी चाहेंगे तो संविधान को चेंज कर सकते हैं, अगर एकात्मक सरकार वाला देश रहेगा हमारा भारत तब। लेकिन हमारा भारत एकात्मक सरकार वाला देश नहीं है, ठीक। जैसे कि आप देखते हो चीन, चाइना, क्या है? एकात्मक सरकार वाला देश है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, सब जो है, जो चीन का जो राष्ट्रपति है वही क्या करता है? पूरा चीन को कंट्रोल करता है ना। चीन का राज्य में भी वही कंट्रोल करता है, देश में भी वही कंट्रोल करता है, ठीक। और इसका इसी का बात सारा चलता है। वो चाहेगा संविधान को बदल देगा, है ना, ठीक। तो वो चीज़ होता है। आप देखते हो चीन को, कितना बदमाश देश है ना, ठीक। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे आगे, तो इसका एग्ज़ाम्पल थोड़ा-सा समझ जाइए कि जैसे कि बेल्जियम हो गया। हम लोग चैप्टर 1 में क्या पढ़े थे कि बेल्जियम क्या किया था? सत्ता का साझेदारी किया था। यानी कि बेल्जियम, है ना, अच्छा देश है, तो वो संघात्मक सरकार वाला देश आता है। भारत में भी देखते हो कि यहाँ पे सत्ता का साझेदारी हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मोदी जी तो कुछ अपने मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते। यानी कि भारत भी जो है कैसा है? संघात्मक है। रूस भी संघात्मक है। अमेरिका भी क्या है? संघात्मक देश है, ठीक। इसको आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना, तो जैसे श्रीलंका हो गया। श्रीलंका में आपको पता था कि ये सत्ता का साझेदारी नहीं किया था, है ना, आपस में लड़ाई हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या समझे, तो चीन में देखे थे आप लोग, गृह युद्ध हो गया था यहाँ पे। तो इसीलिए आप हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो है आपका एकात्मक सरकार वाला देश है, ठीक। जैसे चीन भी हो गया एकात्मक सरकार है, फ्रांस भी एकात्मक सरकार है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले, थोड़ा-सा आप लोगों को शायद यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे हम इसको पीला कलर कर दिए, ठीक है। तो आप लोग हम समझा देते हैं यहाँ पे क्या है, संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता, ठीक। तो आप समझ गए कि भारत संघीय व्यवस्था वाला देश है। तो हम समझते हैं कि देखिए संघीय व्यवस्था तो अच्छा वाला हो गया ना, ठीक। एकात्मक व्यवस्था क्या हो गई? गलत हो गई, वो नहीं होना चाहिए किसी भी देश में। और हमारे भारत में संघीय है तो अच्छा है हमारे भारत में, ठीक। तो इसका क्या गुण होते हैं वो आप लोग जानोगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है कि संघीय व्यवस्था के जो है महत्वपूर्ण जो है विशेषता बताइए, 4 गो बताइए या 5 गो बताइए, ऐसे पूछ लिया जाता है, ठीक। तो आप लोग सबसे पहले आप लोग ये तो जानते हो कि यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो है 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकार होती है। यानी कि केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है और क्षेत्रीय सरकार होती है। यानी कि 2 स्तर की सरकार भी हो सकती है या 2 से अधिक स्तर यानी कि क्षेत्रीय सरकार भी हो सकती है। जैसा मतलब छोटा देश है तो 2 ही स्तर का सरकार होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। बड़ा देश होगा तो एक क्षेत्रीय सरकार भी बना दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखते हो कि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक स्तर की क्या होती है? सरकार होती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे तो बोला जा रहा है क्या, विभिन्न स्तर की जो सरकार होती है वो एक ही नागरिक समूह पे क्या करती है? शासन करती है। यानी कि अब हमको ये बताइए कि जो हमारे हेमंत सोरेन जी है, वो राज्य पे शासन करते हैं,
ठीक। और मोदी जी जो है, मोदी जी वो कहाँ शासन करते हैं बताइए तो हमको? क्या मोदी जी हमारे राज्य में शासन नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो हमारे राज्य के जितने भी लोग हैं सब में मोदी जी शासन करेंगे, और भी राज्य के जितने भी लोग हैं सब में मोदी जी शासन करेंगे, प्लस हर एक राज्य का अपना सीएम भी शासन करेगा उस राज्य में। यानी कि आप देखते हो कि यहाँ पे जितने भी स्तर के जो सरकार है वो किस पे शासन करी? एक ही तो समूह पे शासन करी है। यानी कि ऐसा थोड़ी ना है कि मोदी जी अलग लोगों पे शासन करेंगे और हेमंत सोरेन जी अलग लोगों पे शासन करेंगे, नहीं ना। तो सब लोग क्या होते हैं, एक ही समूह पे क्या करते हैं, शासन करते हैं। ये वाला पॉइंट आप लोग ईज़ी है, एकदम मज़ा अच्छा पॉइंट है, कुछ नहीं यहाँ पे 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है, तो आपको पता ही होता है। यहाँ पे एक ही नागरिक पे ये लोग शासन करते हैं, सभी स्तर के जो भी सरकार होते हैं, ठीक। और हर स्तर का जो सरकार होता है वो उसका अधिकार क्षेत्र जो है संविधान में लिखा हुआ, मतलब वो क्या-क्या काम करेगा, किस क्षेत्र में काम करेगा, सबका जो अपना-अपना अधिकार क्षेत्र होता है वो किस में लिखा हुआ है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ये भी पॉइंट एकदम मज़ेदार वाला पॉइंट है, ठीक। अब आप यहाँ पे देखोगे तो क्या कह रहा है कि संविधान के जो मौलिक प्रावधान होते हैं वो दोनों स्तर की जो सरकार के जो है सहमत के बिना जो है नहीं बदला जा सकता। यानी कि आप लोग देखते हो कि जो यहाँ पे जो भी संविधान में जो भी मौलिक प्रावधान बनाए गए, यानी कि जो भी कानून बनाए गए हैं, जब तक के दोनों स्तर का जो सरकार है वो सहमति नहीं जताएगा, तब तक आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना। यानी कि आप संविधान में कोई बदलाव नहीं कर सकते, और ये पॉसिबल नहीं है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का सहमति हो जाएगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं, ठीक। तो चलिए अब लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसलिए हमारा संविधान जो है जल्दी बदल नहीं सकता है कोई। सरकार के जो है हर स्तर के लिए जो है वित्त का स्रोत भी बनाए गए। वित्त का स्रोत मतलब क्या होता है, टैक्स। सरकार का पैसा कहाँ से आता है, टैक्स से ही तो आता है। तो सबका जो वित्त का स्रोत है बना हुआ है ना। यानी कि आप देखोगे तो मोदी जी को टैक्स कहाँ से मिलेगा, हेमंत सोरेन जी को टैक्स कहाँ से मिलेगा, सबका अपना अपना क्या टैक्स का स्रोत बना हुआ है कि है ना, आपको इससे टैक्स मिलेगा, हमको इससे टैक्स मिलेगा, ठीक। तो सबका अपना वित्त का स्रोत क्या है, अपना बना हुआ है, ठीक। तो स्पष्ट रूप से जो है विवरण है हमारे संविधान में, ठीक। इसको ध्यान रखोगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे तो जो आपका यहाँ पे होता है, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे संघीय लिख लीजिएगा, ये घ है, ध नहीं है, ठीक। संघीय शासन व्यवस्था के जो है दोहरे उद्देश्य होते हैं। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग जरूर एग्जाम में पॉइंट ऐड करना, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ना, आपसे यहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि कुछ जो है संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता बताइए, महत्वपूर्ण गुण बताइए। तो आप लोग जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट आपको दिए, तो आपको 5 पॉइंट जरूर लिखना, 1 पॉइंट स्किप कर देना। बट आपको अगर आपको सारा याद हो गया तो सारा लिख दीजिए, क्योंकि एकदम ईजी है सारा पॉइंट, है ना। छठा पॉइंट आप लोग का क्या है यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट तो जरूर आप लोग ऐड करना, ठीक। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि जो संघीय शासन व्यवस्था होता है इसमें दोहरे उद्देश्य होते हैं, 2 उद्देश्य होते हैं। ये लोग 2 उद्देश्य पे काम करते हैं। कौन कौन सा, पहला कि एकता की सुरक्षा करना, यानी कि सब लोगों को एक साथ रखना, एकता को बनाए रखना, ठीक। और उसे बढ़ावा देना, एकता को बढ़ावा देना कि सब लोग साथ में रहे। तथा इसमें क्या होता है, जो विविधता है, विविधता को पूरा सम्मान करना। यानी कि आप देखोगे तो क्षेत्रीय जो विविधता है, हमारे भारत में क्षेत्रीय विविधता बहुत ज़्यादा है। अब 2 किलोमीटर दूर चले जाओगे ना, देखोगे तो भाषा लोगों का बदल जाता है ना, लोगों का संस्कृति बदल जाता है। लोग जो है अलग-अलग जो है जाति के मिल जाएँगे, अलग-अलग धर्म के मिल जाएँगे, ठीक। तो क्षेत्रीय विविधता बहुत ज़्यादा है हमारे भारत में, ठीक। तो क्षेत्रीय विविधता का हमें क्या करना है, सम्मान करना है। यही संघीय शासन व्यवस्था का क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो 2 उद्देश्य समझ गए, पहला तो एकता की सुरक्षा करना, दूसरा कि जो है आप क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करना, ठीक। तो इसको आप लोग समझ लिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि संघवाद के जो कितने प्रकार होते हैं। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि शासन व्यवस्था 2 प्रकार के होते हैं। कौन, एक संघात्मक और एकात्मक। और संघात्मक शासन व्यवस्था के क्या गुण होते हैं वो भी हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले कि संघात्मक शासन व्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। देखिए संघवाद के जो है, संघवाद जो चैप्टर है इसके आप लोग देख रहे हो कि संघवाद के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। पहला तो होता है साथ आकर संघ बनाना, दूसरा होता है साथ लेकर संघ बनाना, ठीक। एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार मतलब कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। मतलब हम आपको बोले ना कि आप चैप्टर आप अच्छे से अगर आप लोग कंटेंट समझ जाते हैं ना, तो आपको कोई क्वेश्चन से करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एग्जाम में इसी से क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक। तो पहले साथ आकर संघ बनाना, ये क्या होता है जी, तो बोलोगे सर कि जब 2 या अधिक जो है स्वतंत्र राष्ट्र यानी कि आज़ाद देश साथ लाकर एक बड़ी इकाई का गठन करते हैं, है ना। एक बड़ी इकाई का क्या करते हैं, गठन करते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बोलेंगे साथ आकर संघ बनाना। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक देश, है ना, 2 या 2 से अधिक देश आ किया, बोला कि हम लोग मिल करके एगो अच्छा सा प्यारा सा देश बनाएंगे, है ना। आप समझो कि देश आ रहा है, देश कोई राज्य नहीं आ रहा है। जब 2 या 2 से अधिक देश, जब कोई एक मतलब आपस में मीटिंग किया, बोला कि हम लोग क्या करने वाले, एक प्यारा सा देश बनाने वाले, ठीक। यानी कि हम लोग का देश एक ही को होगा। हम लोग इतना सारा जो देश है ना, 5-6 गो जो देश है, हम लोग मिलकर एक प्यारा सा देश बनाएंगे, उसमें हम लोग सब रहेंगे, ठीक।
तो आप देखो तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2 या 2 से अधिक जो है स्वतंत्र जो राष्ट्र यानी कि जो देश है वो साथ आकर एक बड़ा इकाई बनाए, एक बड़ा सा देश बनाए। इसी को बोलते हैं साथ आकर के संघ बनाना, ठीक है। इसमें जो है राज्य के पास क्या होता है, अधिक शक्ति होता है। क्यों राज्य के पास अधिक शक्ति होता है? क्योंकि आप देखें कि जितना भी देश जो आया था ना, जितना भी देश आया था यहाँ पे, जितना भी देश यहाँ पे आया था और एक बड़ा देश बनाया ना, तो मान लीजिए 5 देश आया था, कितना देश आया? 5 या 6 देश जो भी आया, तो ये सब राज्य अब बन गया, क्योंकि अब एक बड़ा देश बन गया ना यहाँ पे, तो ये सब राज्य बन गया। तो आप बोलोगे कि सर ये लोग तो खुद अपना मर्जी से आया ना अपने मर्जी से, इसीलिए इसके पास क्या होगा, शक्ति ज़्यादा होगा, ठीक। तो आप लोग यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पे जो है जो 7 अगस्त संघ बनाने वाला देश होता है ना, यहाँ पे जो है राज्य के पास शक्ति क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक। चलो जी, अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं कि क्या होता है। देखिए 7 अगस्त संघ बनाने वाला देश है आपका, एक तो आपका ऑस्ट्रेलिया, एक है अमेरिका, है ना। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कितना अच्छा नाम है। देखिए संयुक्त राज्य मतलब बहुत सारा जो है आप देखते हो कि राज्य मिल करके एक देश बना जिसका नाम है अमेरिका, इसीलिए इसका नाम संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, है ना। क्योंकि बहुत सारे जो देश है ना, राज्य नहीं बोलेगा, देश बोलेगा, ठीक, जिसको हम लोग राज्य डिनोट करते हैं। क्योंकि अब वो एक देश बन गया तो उसमें उसका राज्य तो रहेगा, देश तो नहीं उसको बोलेंगे, क्योंकि देश तो एक ही होगा। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देश मिलकर क्या बना है, एक देश बना जिसका नाम है अमेरिका। इसका इसलिए इसका पूरा नाम क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कितना अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि आप अच्छे से एग्जाम्पल समझाता है कौन, 7 अगस्त संघ बनाने वाला, ठीक। तो आप लोग एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि अमेरिका जो है किस में आता है, 7 अगस्त संघ बनाना या यहाँ पे 7 लेकर संघ बनाना, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं 7 लेकर संघ बनाने वाला देश, है ना। यानी कि हमारा जो भारत है वो कौन सा देश है, तो बोलेगा 7 लेकर संघ बनाने वाला देश, ठीक। क्योंकि यहाँ पे बहुत सा देश मिल करके नहीं एक देश बना है, यहाँ पे क्या है ना, जो एक बड़ा देश है, ठीक है ना, वो क्या किया है, अपना अंदर देखा कि मेरे अंदर तो बहुत सारी विविधता है, यानी कि हमारे यहाँ तो बहुत सारे अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या किया, राज्य का गठन किया गया, नहीं राज्य बनाया गया, ठीक। मतलब एक देश में आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या किया गया, राज्य को बनाया गया, ठीक। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत सारे देश मिल करके जो एक बड़ा सा देश बनाए, नहीं, यहाँ पे क्या है कि एक ही देश है, एक ही देश है। वहाँ पे देखा गया कि हमारे अंदर तो बहुत सारा विविधता है, तो विविधता को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, इसमें बहुत सारे राज्य बना दिए गए, ठीक। तो इसीलिए राज्य का गठन किया गया। और यहाँ पे आप देखते हो कि इसमें जो है क्या था, राज्य ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि अब सिंपल देखो कि तो वो लोग आया था ना, तो वो लोग अब समझौता थोड़ी ना करेगा, बोलेगा भाई हम तो एक प्रॉपर देश है, ठीक। बट यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग खुद राज्य को बनाएं, तो इसलिए आप देखते हो कि यहाँ पे केंद्र जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जिसके भारत में और बेल्जियम में, ठीक। एग्जाम्पल हो गया प्यारा सा अच्छा सा, है ना, ठीक। अब आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, बट आप लोगों को प्रॉपर एकदम अच्छे से सारा चीज़ समझा रहे हैं, ठीक। तो आप लोग बढ़िया से समझिएगा, है ना, कभी भी नहीं भूलिएगा इस चैप्टर को। हम 30 मिनट में आपको पूरा ये चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक। तो आप देखिएगा विषय की जो सूची होती है वो क्या होता है। देखिए आपको हमें बताया था कि सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र अलग अलग बटा हुआ है, ठीक। तो वही चीज़ है आपका। सबसे पहले होता है संघ सूची। क्या होता है, संघ सूची। इसमें क्या आता है आप लोग देख लीजिए, है ना, इसमें क्या आता है वो देख लीजिए। देखिए सबसे पहले संघ सूची में जो है ना, वो कौन से विषय आते हैं बोलिएगा, राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। किसमें कौन से महत्व के विषय आते हैं, राष्ट्रीय महत्व के विषय। एक होता है राज्य सूची, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो स्थानीय महत्व के विषय मतलब विषय आते हैं, यानी कि आप देख सकते हो कि राज्य का, ये तो राष्ट्र मतलब होता है देश, इस देश का जो भी इंपॉर्टेंट, देश के लिए जो भी जरूरी विषय होंगे वो इसमें आएंगे, ठीक। किसमें, आपका संघ सूची में। और राज्य सूची में क्या आएगा, तो जो आपका राज्य के लिए जो भी महत्वपूर्ण विषय है वो आपके राज्य सूची में आएंगे, ठीक। और आप देखते हो कि संघ सूची में क्या होता है, तो इन मतलब विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है किसके पास होता है, सिर्फ केंद्र सरकार के पास। सिंपल समझो ना कि संघ सूची है वो देश के लिए जो यहाँ पे विषय आते हैं, और देश के लिए फैसला कौन लेता है, केंद्र सरकार, ठीक। तो यहाँ पे जो इसका फैसला लेने वाला किसके पास अधिकार है, तो बोलेगा केंद्र सरकार के पास। वही ठीक इसका है, क्योंकि यहाँ पे राज्य के महत्व के विषय आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसका है, राज्य सरकार के पास कानून के बनाने का अधिकार, ठीक। इसमें क्या क्या आता है, एग्जाम में आप लोग पूछा जाता है, ठीक। इसमें क्या क्या आता है, तो बोलिएगा सर आप लोग के यहाँ पे प्रतिरक्षा, तो इसको आप लोग रक्षा भी बोल सकते हो, है ना, ठीक है। रक्षा यानी कि जो आप देखते हो कि मतलब रक्षा मंत्री जो हम लोग का है ना भारत का, तो वो सब कहाँ का है, सब आप देखोगे तो देश के स्तर का है ना, तो रक्षा मंत्री हो गया, है ना, ठीक। तो ये रक्षा पे जो भी होता है, प्रतिरक्षा पे, यानी कि सेना वगैरह जो भी होता है वो देश के लिए होता है, ठीक। फिर से आप देखते हो कि विदेशी मामले हो गए, यानी कि बाहर से बाहर कोई मतलब जाना है, ठीक है ना, तो इस सब में कौन जाएगा, जो आपका केंद्र सरकार का जो व्यक्ति होगा वो जाएगा, ठीक है। अब हेमंत सोरेन थोड़ी जाएंगे कि देश से बाहर हम जाएंगे दूसरा जगह अपने देश के बारे में सोचने के लिए, नहीं ना जाएंगे। आप देखते हो मोदी जी दौरा करते रहते हैं विदेश का, है ना, क्योंकि यहाँ पे इनका फैसला मिला हुआ है विदेशी मामले का, है ना, ठीक। फिर बैंकिंग हो गया, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी नोट वगैरह छापने का, बैंकिंग वगैरह सब कुछ क्या होता है, इसी का अधिकार होता है, किसका, केंद्र सरकार का। संचार वगैरह हो गया, फिर से मुद्रा,
पैसा। आप देखे थे मोदी जी नोट बंद कर दिए थे, क्यों? क्योंकि इनके पास क्या अधिकार है मुद्रा का, ठीक? तो ये सब जो इसमें शामिल होता है, ठीक? राज्य सूची में क्या-क्या आता है आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो पुलिस होता है, पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है ना, तो ये सब कौन देखता है? राज्य सरकार देखता है, ठीक? फिर से कोई भी व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, है ना? ठीक है? और ये सब चीज़ें जो है आप देखते हो कि वो मतलब सिंपल चीज़ें इसमें आते हैं, किसमें? राज्य सूची में आते हैं, ठीक? इसको आप लोग ध्यान रखोगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, एक समवर्ती सूची होता है। देखिए आप लोग, हम 2 चीज़ बताए अभी आपको, संघ सूची बताए, एक आपको बताया राज्य सूची। अब ये समवर्ती सूची क्या होता है? सूची 3 प्रकार के होते हैं, ठीक? संघ सूची, राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। इसको समझिए आप लोग बढ़िया से। समवर्ती सूची क्या होता है देखिएगा, तो इस विषय पर जो है कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो किसके पास होता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास होता है बस, ठीक? आप देखे थे संघ सूची में केवल केंद्र सरकार के पास होता है, राज्य सूची में राज्य सरकार के पास होता है। बट समवर्ती सूची में क्या होता है? दोनों के पास होता है, केंद्र सरकार के पास भी और राज्य सरकार के पास भी, ठीक? लेकिन जब दोनों में टकराव होगा, यानी कि अब मान लीजिए कानून तो दोनों बनाएगा, केंद्र सरकार भी राज्य सरकार। अब केंद्र सरकार वो कानून बनाना चाहता है, राज्य सरकार बोलेगा नहीं ये कानून हम बनने नहीं देंगे, तो क्या होगा? तब तो लफड़ा हो जाएगा। तो जब टकराव होगा, यानी कि जब आपस में लड़ाई होगा, तो केंद्र सरकार का ही जो है क्या होगा, कानून को जो है मान्य होता है, ठीक? मतलब केंद्र सरकार का ही बात को क्या किया जाएगा? माना जाएगा, ठीक? अब आप देखोगे तो यहाँ पे समवर्ती सूची में क्या-क्या आता है, तो बोलिएगा सर शिक्षा आता है, मतलब शिक्षा पे केंद्र सरकार भी फैसला लेगा और राज्य सरकार भी। वन, जंगल से रिलेटेड जो भी होगा वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों फैसला लेगा, ठीक? फिर से आपका मजदूरी संघ हो गया, इस पे भी दोनों फैसला लेगा। विवाह हो गया, गोद लेना हो गया, ठीक? उत्तराधिकार, है ना? ये सब पे दोनों फैसला लेता है, ठीक? केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। और जब टकराव होगा तो कौन इसका किसका मान्य होगा? तो केंद्र सरकार के बात का मान्य होगा, ठीक? इसको ध्यान रखिएगा। अब जो बच गया, मान लीजिए देखिए आपको यहाँ पे एक बात बता देते हैं, देखिए यहाँ पे जो संघ सूची है ना आप लोग का, यहाँ पे हम कुछ ही आपको बताएं। देखिए संघ सूची में इतना ही आपको दिख रहा है, बट रियल में यहाँ पे 100 आते हैं, 100 विषय आते हैं, ठीक? वर्तमान में भी 100 विषय है। राज्य सूची में अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से शायद इसका आपका 61 है, 61 या 57 के आसपास है, ठीक है ना? आप लोग एक बार गूगल कर लेना राज्य सूची में कितने विषय आते हैं, ठीक? इसके बाद आप देखोगे समवर्ती सूची में भी मेरे ख्याल से है ना, समवर्ती में शायद 61 है और इसमें जो आप लोग का 56 के आसपास है, ठीक? आप लोग एक बार गूगल में सर्च कर लेना कितने विषय आते हैं, ठीक? तो अब ये मत देखना कि इतना कम है, नहीं, इतना बहुत सारे विषय आते हैं इसमें, ठीक? चलिए अब हम लोग बात कर ले अवशिष्ट जो है। अब यहाँ पे क्या बात करने हैं हम लोग कि जो बच गया है ना, मतलब इतना हम लोग शामिल तो कर लिए, लेकिन नया बहुत सारी चीज़ तो अभी आविष्कार होते रहता है ना, जिससे आईटी सेक्टर पहले नहीं था बट अभी आ गया है। तो जो अवशिष्ट विषय है इस पे जो कानून बनाने का अधिकार होता है, ठीक है, जो कि इन तीनों सूची में शामिल नहीं है, ऐसा विषय है जो इन तीनों सूची में शामिल नहीं है, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास, ठीक है? इनकी कोई भी नया चीज़ आएगा तो उस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगा, ठीक? चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे तो भारत में जो है संघीय व्यवस्था की सफलता के कारण आप देखते हो कि हमारे भारत में क्या है? संघीय शासन व्यवस्था है ना, ठीक है? हमारे भारत में कौन सा है? संघीय शासन व्यवस्था है। तो आज हमारे भारत में कोई बोलता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, इसके सफल होने के क्या कारण है वो आपको समझाते हैं हम यहाँ पे, देखिएगा। सबसे पहली बात सफलता होने का यहाँ पे ये कारण है कि यहाँ पे ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीति, है ना, ठीक? क्या है? सबसे पहला श्रेय किसको जाता है? लोकतांत्रिक राजनीति को। यहाँ पे जो भी राजनीति होता है वो लोकतंत्र ढंग से होता है, तो ये पहला हो गया, ठीक? दूसरा नंबर क्या है यहाँ पे कि भाषा, भूगोल, जातिगत, संस्कृति के आधार पे जो है क्या किया गया? राज्य का गठन किया गया, ठीक है ना? इसीलिए जो आप देखते हो कि यह भी जो है उस समय, मतलब अगर आप देखोगे ना कि यहाँ पे भाषा के आधार पे, भूगोल, जातिगत और संस्कृति के आधार पे जो है राज्य को बाँटना, राज्य का गठन करना, ये काफ़ी मुश्किल काम था, है ना? उस समय के लिए जो है ये बहुत ही क्या था? बहुत ही ज़्यादा कठिन जो है क्या था यहाँ पे? एक बार बता देता आपको, 1 मिनट, ठीक? तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये बहुत ही कैसा था? यह काट लीजिए, गलत हो गया यहाँ पे। कठिन जो है यहाँ पे क्या था? फैसला था। कठिन फैसला था, ठीक है ना? क्या था? कठिन फैसला था। इसमें जो है देश के विभिन्न राज्यों का जो है मतलब विभिन्न क्षेत्रों को क्या किया गया था? राज्यों में बाँटा गया था, है ना? तो अब बताओ जैसे कोई एक देश है ना, ठीक? उसको क्या किया जाएगा? बहुत सारे जो है क्षेत्र में, राज्य में बाँट दिया जाएगा। तो जो राज्य का सरकार होगा तो उसका तो सत्ता चला जाएगा, तो बोलेगा ये तो मनमानी कर रहा है केंद्र सरकार। तो उस समय काफ़ी ये कठिन मतलब ये था, फैसला था। बट आप देखते हो क्या होता है, जिससे कारण क्या होगा? वो जो पुराना प्रांत था वो तो गायब हो गया, जो पुराना राज्य था वो तो खत्म हो गया और नया जो है यहाँ पे प्रांत यानी कि नया जो राज्य है वो उभर के आया, ठीक? तो बट धीरे-धीरे आप देखते हो कि ये सफल हो जाता है ना, ये अच्छा होता है, ठीक? शुरू में लोग काफ़ी इसका आलोचना किए थे, बाद बाकी जो है ये अच्छा हो जाता है। अब आप देखोगे तो जैसे कि सर कैसे हम मान लें कि बाँटा गया, तो देखिए भाषा के आधार पे बाँटा गया कुछ राज्यों को, जैसे कि तमिलनाडु में आप देखते हो क्या कौन सा भाषा बोलते हैं? वहाँ तमिल भाषा बोलते हैं। कौन सा भाषा बोलते हैं? तमिल भाषा।
पश्चिम बंगाल में कौन सा भाषा बोला जाता है? बंगला बोला जाता है। कौन सा? बंगला बोला जाता है ना। महाराष्ट्र में कौन सा भाषा बोला जाता है? तो बोलिएगा मराठी बोला जाता है। कौन सा? मराठी बोला जाता है कि नहीं बताइए। ठीक, तो ये सब भाषा के आधार पर बांटा गया। जैसे कि उड़ीसा में कौन सा भाषा बोला जाता है? तो बोलिएगा उड़िया बोला जाता है। कौन सा? उड़िया। ठीक, तो ये सब क्या है? भाषा के आधार पर क्या किया गया? राज्यों का गठन किया गया है ना। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो भूगोल और जातिगत और संस्कृति के आधार पे, जहाँ का मतलब भूगोल मतलब वहाँ का जो जलवायु है वो, वहाँ पर जो जाति है, जहाँ वहाँ पे जो संस्कृति है, इन सब के आधार पे भी बांटा गया। जैसे कि नागालैंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, ये सब आप देख सकते हो यहाँ पे भूगोल के आधार पे है ना, या फिर जाति के आधार पे बांटा गया है ना। ठीक, जैसे झारखंड में कौन लोग रहते हैं? तो आदिवासी लोग रहते हैं, तो जाति के आधार पे बांट दिया। तो ऐसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। ठीक, अब हम लोग आगे बात करें तो भाषाई नीति। हमारे भारत में कौन सा भाषाई नीति अपनाया गया, इसको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा बढ़िया से। ठीक, देखिएगा है ना, राजभाषा किसे माना जाए, ये बहुत बड़ी परेशानी थी उस समय। ठीक, देश में जब देश आज़ाद हो गया तो बहुत बड़ा परेशानी थी किसको हम राजभाषा बनाए, क्योंकि यहाँ पे बात था क्या कि हिंदी जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो 40% लोग हैं। ठीक, इसीलिए हमारे भारत में क्या किया गया कि अब सिर्फ 40% लोग हैं हिंदी, तो आप इसी को केवल तो राजभाषा बना नहीं सकते हो, है ना, बाद बाकी लोग तो फिर गुस्सा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया गया, हिंदी और 21 और भाषा को क्या किया गया, अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। अब सर ये अनुसूचित भाषा क्या, आपको अभी हम समझा देते। ठीक, मतलब आप देखोगे तो टोटल जो है 22 भाषा को, हिंदी को लेकर के टोटल कितना, 22 भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया हमारे भारत में। ठीक, ताकि कभी भी कोई यहाँ पे भेदभाव मतभेद ना हो। अब यहाँ पे आप देखोगे तो अनुसूचित भाषा क्या होता है उसको समझो। तो वे 22 भाषाएं जिन्हें जो है हमारे भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया, इसी को हम लोग अनुसूचित भाषा कहते हैं। मतलब क्या, जैसे ये हमारा संविधान है, तो संविधान में बहुत सारा क्या होता है, चैप्टर होता है ना। तो एक चैप्टर जिसका नाम है, आप ये समझ लो, क्या चैप्टर का नाम है? चैप्टर 8। क्या है? चैप्टर 8। तो 8वीं अनुसूची में, तो ये 8वां जो चैप्टर है इसमें रखा गया, 8वां अनुसूची है, मतलब अनुसूची एक चैप्टर का नाम है जिसका पार्ट 8 में जो है इसको रखा गया। इसलिए हम लोग बोलते हैं ये क्या है, अनुसूचित भाषा, क्योंकि अनुसूची में रखा है। कहाँ पे रखा गया? एक अनुसूची चैप्टर इसमें आपका रखा हुआ है, इसका आप ये समझ सकते हो। और 8वां भाग में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है? 8वां भाग में। ठीक, तो आप ये समझ लिए कि हमारा जो है इसको 8वीं अनुसूची में रखा गया। एग्जाम में आ जाता है ना, कि हमारा जो है जो भाषा है उसको कौन सा अनुसूची में रखे, तो बोलिए 8वीं अनुसूची में रखा गया है। इसको अनुसूचित भाषा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अनुसूची में रखा गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुसूचित भाषा बोलते हैं। ठीक, इसको आप लोग समझ लिए। अब हम लोग यहाँ पे बात को समझने वाले, और क्या, लास्ट टॉपिक है, आप लोग का चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक, भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है इसको आप लोग समझ लो बढ़िया से। ठीक, देखिए विकेंद्रीकरण मतलब होता है कि जो केंद्र होता है ना, केंद्र को बांटना, केंद्र को क्या करना? बांटना, है ना। ठीक, केंद्र का शक्ति को बांटना, उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो कैसे हुआ यहाँ पे विकेंद्रीकरण, उसको समझिएगा आप लोग। देखिएगा, सबसे पहले आप देखोगे तो भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है, जहाँ पे दो स्तर का सरकार से काम चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो था ना उस समय, तो काफ़ी दिक्कत हो रहा था यहाँ पे। ठीक, भारत में तो हुआ क्या, यहाँ पे बात हुआ कि हम जो स्थानीय मुद्दे है ना, जो स्थानीय जो है मुद्दे ऐसे होते हैं जिन मतलब यहाँ पे मुद्दे लिखिएगा। ठीक, नहीं गलत हो गया, यहाँ पे मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका निपटान जो स्थानीय स्तर पे ही किया जा सकता है। यानी कि आप देखोगे तो राज्य सरकार आप स्थान मतलब कोई आपका जो है, आपका जो जगह है वहाँ का देखभाल नहीं करेगा कि वहाँ का सड़क कैसा है, उसका निपटान कोई स्थानीय व्यक्ति ही कर पाएगा, जो वहाँ उस आपका आप समझ सकते हो उस जगह का, उस एरिया का होगा। ठीक, इसीलिए यहाँ पे आप देखते हो कि 1992 में क्या किया गया था, विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था, है ना। कब? 1992 में, है ना। इनके 1992 में क्या हुआ था? संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन? तो बोलिएगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना। तो जो 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, इसमें क्या हुआ था, जो अनुसूचित जाति यानी कि SC जो है, कौन? SC। ठीक, यहाँ पे कौन बात कर रहे हैं? SC का। और अनुसूचित जनजाति मतलब हम किसका बात करें? ST का। ठीक, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या किया गया था? आरक्षित सीटें किया गया था, कि मतलब इस जगह पे कौन खड़ा होगा? केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति खड़ा होगा। तो ये पहला बदलाव हुआ था कब? 1992 में। ठीक, यहाँ पे आप समझे कि किसके लिए? तो बोलोगे सर यहाँ पे इसके लिए, किसका नाम है? जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसके लिए क्या किया था? आरक्षित सीटें किए गए थे। मतलब आप समझो कि यहाँ पे एक स्थानीय सरकार बनाया गया था। ठीक, जिसमें आप देखते हो कि यहाँ पे जो अनुसूचित जाति है उसके लिए जो है प्रॉपर जगह फिक्स कर दिया गया था। इसके बाद आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्या गया था, महिलाएं के लिए जो है 1/3 सीटें आरक्षित कर दिया गया था। कहाँ पे बोलिएगा? स्थानीय मतलब क्षेत्रीय स्तर पे। किसके स्तर पे? तो आप बोलोगे सर क्षेत्रीय स्तर पे। किसके स्तर पे? तो क्षेत्रीय स्तर पे। ठीक, इसको ध्यान रखना। ठीक, कि यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीट कर दिया गया। दूसरा नंबर जो है महिलाएं के लिए जो है
एक तिहाई, वन थर्ड, कितना, वन थर्ड, यानी कि 100% में 100 अगर महिलाएं, मतलब 100 अगर लोग यानी खड़ा हुआ है तो 33 वहाँ पे महिलाएं खड़ा होंगी। ठीक, आप लोग इसीलिए देखते हो कि वार्ड में जो महिलाएं खड़ा होती है। ठीक, इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे क्या किया गया, राज्य चुनाव आयोग का नियुक्ति किया गया। मतलब आप देखोगे तो जो आपका जो क्षेत्रीय स्तर का जो चुनाव होगा वो कौन करेगा, तो राज्य चुनाव आयोग को जिम्मेवारी दे दिया गया कि आपका काम है इसको बढ़िया से आप लोग को चुनाव करवाना है। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, चैप्टर का जो है आपका द एंड हो गया। ठीक, क्या हो गया, द एंड। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम काफ़ी यहाँ पे एफर्ट लगाए हैं, जो कि आप लोग को कोशिश की बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से, बिल्कुल सिंपल वे में समझाने का। तो ज़रूर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक प्यारा सा लाइक करिए और हमें एक कमेंट करिए प्यारा सा, ताकि हम जो है इसी तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो भी प्रोवाइड करें। ठीक, तो चलिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।